हाँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिशराह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, यहाँ पे देखें, हमने पीछे जो लाइंस पढ़ी उसमें हमने देखा कि वो एनवाय, हसद, बुग़्ज़, कीना, हेट्रेड, इन सारों के जो ड्रॉबैक्स हैं उनके बारे में बताता है कि वो किस तरीके से एक एनवायर जो है वो बिटर कर देता है इंसान की लाइफ को, उसकी थॉट्स को वो जो है बिल्कुल ब्लर कर देता है, ब्लाइंड कर देता है उसको, जो है लाइक जो दिन है उसके अंदर भी अंधेरा नजर आने लग जाता है। तो एक्चुअली यहाँ पे इन सारी लाइंस में जब वो कहता है ना, पॉइजन गेट फ्रॉम स्लैंडर स्टक, द पॉइजन ऑफ स्नेक एंड न्यू इट इज द स्वेट ऑफ एनवायर्स फूड। तो ये पॉइजन बेसिकली किस चीज की बात कर रहा है? स्लेंडर टंग क्या होती है? स्लेंडर टंग एक ऐसा इंसान जो कि हमेशा लोगों की बुराइयां करता है, जो चुगलखोर इंसान है या जो हेट्रेड फैलाने की बात करता है, तो उसकी जबान से जो एक पॉइजन हम हासिल करते हैं वो उतना ही पॉइजनस होता है जैसे एक स्नेक और एक न्यूट। ठीक है, एक ये भी एक वेनमस जो है वो क्या कहते हैं, एक छोटा सा होता है न्यूट, एक कीड़ा इंसेक्ट। होता है जिसे खटमल कहते जी, हैं। इंसेक्ट। इंसेक्ट इज द स्वेट ऑफ एनवायर्स फूड। और ये क्या है? ये स्वेट है एनवायर के फूड का, यानी कि ये इतना ज्यादा हार्मफुल और वेनमस है, इसकी बिटरनेस इतनी ज्यादा है कि ये फेटल बाइट है ऑफ स्नेक एंड अ न्यूट। ठीक है, तो वो बिल्कुल स्लेंडर टंग बिल्कुल वैसे की वैसी होती है। और पॉइजन जो है वो क्या है? द पॉइजन ऑफ द हनी बी इज द आर्टिस्ट जेलसी। आर्टिस्ट पॉइजन ऑफ द हनी बी क्यों बात कर रहे हैं यहाँ पे, और आर्टिस्ट जेलसी की क्यों बात करें? ये मुनाफिक लोगों की वो बात करता है कि ये आर्टिस्ट जेलसी होती है, यानी कि जो मुनाफिक होते हैं उनका जो पॉइजन होता है वो हनी बी की तरह का होता है। ठीक है, द पॉइजन ऑफ द हनी बी इज द आर्टिस्ट जेलसी। ठीक है, वो आर्टिस्ट की आर्टिस्टिक जेलसी होती है एक्चुअली। और वो जो है वो एक ऐसा पॉइजन है जो मीठे वार करता है, यानी कि ऐसे लोग बहुत ही खतरनाक होते हैं, वो पॉइजनस होते हैं। और इससे पहले उसने कुछ थोड़ी सी बात की थी ना कि बैट की वो बात करता है कि इंसान की अगर सोच के ऊपर जो है वो एक शक का बीज आ जाता है तो वो दिन में भी उसको रात नजर आने लग जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें। तो फिर वो क्या कहता है? प्रिंस रॉब्स और बैगर रैग्स, चाहे वो प्रिंस के रॉब्स हों या बैगर के फटे पुराने कपड़े हों, ठीक है, मांगने वाले के, आर टोड स्टूल और मिजर बैग, ये सब के सब टोड स्टूल हैं। मिजर बैग, मिजर बैग। अब यहाँ पे प्रिंस रॉब्स है और दूसरी तरफ बैगर रैग्स की वो बात करता है। ठीक है, वो कहता है चाहे प्रिंस के कपड़े हों जो है, मतलब उसके सही बादशाह के चोगे हों जो दिखावे के लिए दौलत उस पर लगाता है, ना तो वो बैगर के रैग्स जो हैं वो कवर कर सकती है। ठीक है, ना वो ह्यूमैनिटी के काम आ सकते हैं, सिर्फ वो तो वो कहता है कि ये सारी चीजें जो होती हैं, चाहे वो प्रिंस रॉब्स हैं, बैगर रैग्स हैं, ये टोड स्टूल्स हैं, ये वो फंगस है जो कि एक मिजर बैग पे रखी है। यानी कि ऐसे लोग मिजर बैग क्यों प्रिंस रॉब्स की बात की है? यानी कि एक जो प्रिंस होता है, एक बादशाह जो होता है, वो अपने कपड़ों के ऊपर तो पैसे लगा लेता है या उसके बैंक बैलेंस भरे रहते हैं, लेकिन वो ह्यूमैनिटी की तकदीर नहीं बदल सकता, वो नेशन की तकदीर नहीं बदल सकता। एक्चुअली ही इज सैटराइजिंग ऑन द एलीट क्लास। ठीक है, ये जो ऐसे लोग हैं जो कि हम कहते हैं कि भाई अमीर लोग हैं, अमीर इंसान जो है वो कहाँ पैसा खर्च करता है? वो अपने दिखावे के लिए पैसा खर्च करता है। तो वो कहते हैं ये जो हम पैसे खर्च करते हैं ना अपने कपड़ों पे, ये जो लग्जरियस लोग होते हैं या ये एरिस्टोक्रेट्स होते हैं, वो क्या है? वो टोट स्टूल है ऑन मेजर बैग। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे ये जो कपड़े हैं या बैगर रैग्स हैं वो सब जो है टोट स्टूल है। यानी कि वो बजाय इसके कि हमारी ह्यूमैनिटी को प्रोग्रेस करवाएं, वो उल्टा जो है उसके ऊपर एक ऐसी फंगस क्रिएट कर रहे हैं जिसकी वजह से ह्यूमैनिटी पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो रही है, जिसकी वजह से दुनिया जो है वो डिस्ट्रॉय हो रही है। तो फंगस बेसिकली क्या करती है? फंगस या एक ऐसा वायरल इन्फेक्शन जो कि एक जगह पे हो जाता है और वो फैलना शुरू हो जाता है। तो वो कहते हैं कि ये जो हमने दिखावे का, स्पेशली जो एरिस्टोक्रेट्स हैं, इन्होंने एक दिखावे की दुनिया में कदम रख दिया है,
और सिर्फ वो पैसा खर्च कहाँ करते हैं, दिखावे के लिए करते हैं, और जहां खर्च करना चाहिए उसके अलावा उनके बैंक बैलेंस भरे रहते हैं। तो एक्चुअली दे आर द टोडस्टूल्स ऑन ह्यूमैनिटी, ठीक है, वो टोडस्टूल है, ठीक है, ह्यूमैनिटी के, कि ये उन टैटर्ड क्लॉथ्स को कभी भी सही नहीं कर सकते। टैटर्ड बेगर्स रैग्स, बेसिकली टैटर्ड क्लॉथ्स को कहा जा रहा है, फटे पुराने कपड़ों को कहा जा रहा है। और बेगर्स रैग्स बेसिकली क्या है, दुनिया की बदहाली, ठीक है। तो वो कहता है कि ये वो दुनिया की बदहाली है जिसको ये कभी भी, एक मिजर बैग जो है, ये जो लोग पैसा जमा करने में लग गए हैं, जो मटीरियलिस्टिक लोग हैं, वो इस दुनिया को नहीं बदल सकते, ठीक है। A truth that told with bad intent beats all the lies you can invent. एक ऐसा सच जो कि बुरी इंटेंशन के साथ बोला जाता है, बुरे मकसद के साथ बोला जाता है, वो तमाम लाइज जो आप इन्वेंट करते हैं उसको भी पीछे छोड़ देता है। अब इसमें एक्चुअली वो जो चुगलखोरी है ना, इधर की बात उधर और उधर की बात इधर, और इस तरह का सच जो कि बैड इंटेंट से बताया जाता है, यानी कि हम नॉर्मली लोगों के जो राज होते हैं उनको अफशा कर देते हैं, तो ये उसके ऊपर एक्सपोज कर देते हैं। इसको वो कहा जा रहा है कि ट्रुथ दैट टोल्ड विद बैड इंटेंट बीट ऑल द लाइज यू कैन इन्वेंट, ठीक है। एक ऐसा ट्रुथ जो है जो कि आप बुरे उसके साथ बनाते हैं, बैड इंटेंट के साथ बताते हैं, तो वो क्या करता है, हमारे वो उन तमाम झूठ जो कि हमने इन्वेंट किए होते हैं उनको भी बीट कर देता है, उनको भी पीछे छोड़ देता है। इट इज राइट, इट शुड बी सो, मैन वॉज मेड फॉर जॉय एंड वो, और ये भी सच है, और ये ऐसा ही है कि इंसान खुशी और गमी के लिए बना है, यानी कि लाइफ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ जॉय एंड वो, एंड व्हेन दिस वी राइटली नो थ्रू द वर्ल्ड वी सेफली गो। और जब हम दुनिया की हकीकतों को जान जाते हैं, जब हमें पता चल जाता है कि लाइफ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द जॉय एंड वो, तो फिर हम इजीली दुनिया से चले जाते हैं। थ्रू द वर्ल्ड वी सेफली गो, a clothing for the soul divine under every grief and pain। और ऐसा क्लॉथिंग जो कि सोल डिवाइन के लिए बना होता है, क्या है, अंडर एवरी ग्रीफ एंड पाइन, उसके अंदर जो है एवरी ग्रीफ एंड पाइन जो है उसके अंदर, यहाँ पे वो कहता है, अब यहाँ क्लॉथिंग फॉर द सोल डिवाइन एवरी, अंडर एवरी ग्रीफ है, एक डिवाइन सोल जो है, यानी कि एक नया बच्चा जो दुनिया के अंदर आता है, उस वो उस क्लॉथिंग में आता है। वो क्लॉथिंग बेसिकली क्या होती है, वो सोल डिवाइन जो है हर एवरी ग्रीफ एंड पाइन के अंडर होती है, यानी कि उसके अंदर एक न्यू बेबी जो है वो डिवाइन गिफ्ट है, एक पैकेज है मैनी क्वालिटीज का, ठीक है। सोल डिवाइन, वो जो क्लॉथिंग है सोल डिवाइन, यानी कि वो जो बच्चा है वो पैकेज है बहुत सी क्वालिटीज का और गिफ्ट्स और टैलेंट्स का, इमोशंस और स्किल्स का इन अ सोसाइटी जो कि वो नीड, उसको जरूरत पड़ती है। वो कहता है रन अ जॉय विद सिल्कन टॉय, और वो जो है एक जो नई नई रूह जो है दुनिया के अंदर आती है, क्लॉथिंग फॉर द सोल डिवाइन, वो ग्रीफ और पाइन से मिक्स होके बनती है। रन अ जॉय विद सिल्कन टॉय, और वो जो है दुनिया के अंदर जो है एक सिल्कन टॉइन की तरह, यानी कि एक दुनिया के अंदर हर आने वाला बच्चा जो है उसको उसके साथ भी ये ग्रीफ और पाइन भी रहेंगे, और सिल्कन टॉइन यानी कि खुशियां भी उसकी जिंदगी में आएगा। द बेबी इज मोर देन स्वेंडलिंग बैग, और एक जो बेबी होता है, वो न्यू बेबी जो होता है जो कि एक स्वेंडलिंग बैंड में आता है, रैप होके आता है, न्यू रैप्स में आता है, थ्रू ऑल दीज ह्यूमन लैंड, इन ह्यूमन वर्ल्ड या इन ह्यूमन लैंड वो आता है। टूल्स वर मेड एंड बोर्न वर हैंड, ठीक है। तो वो अपनी तमाम तर टूल्स के साथ आता है, ठीक है। वो जो है इवन उन टूल्स के साथ आता है, और बॉर्न वर हैंड्स, और गॉड बॉर्न वर हैंड, यानी कि गॉड ने उसको अपने हाथों से बनाया हुआ होता है। यानी कि उसके कहने का यहाँ पे मतलब यही है कि भाई देखिए, हर बच्चा जो दुनिया के अंदर आता है वो डिवाइन गिफ्ट होता है, पैकेज होता है बहुत सी क्वालिटीज का, इमोशंस का, ठीक है। उसके अंदर वो भी होता है, उसके अंदर इमोशंस भी होते हैं, सैडनेस भी होती है, हैप्पीनेस भी होती है, और जो बेबी होता है वो गिफ्ट होता है ऑफ हार्ट एंड हैंड माइंड्स का, हार्ट हैंड और माइंड्स का, ठीक है। यहाँ पे वो बात करता है ना, टूल्स वर मेड एंड बोर्न वर हैंड। तो एक बेबी जो होता है वो जो ह्यूमन लैंड पे आता है, तो वो जो है उसके अंदर तमाम चीजें होती हैं, वो हैंड के साथ, हार्ट के साथ और माइंड के साथ इस दुनिया में आता है। फिर उसके बाद क्या होता है, एवरी फादर अंडरस्टैंड एवरी टेयर फॉर एवरी आई। और फिर वो कहता है हर जो फार्मर होता है, इवन अ फार्मर नोज दैट कि एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई,
ठीक है, एक फार्मर भी ये जानता है, और ये जो हकीकतें हैं दुनिया की वो तो एक फार्मर को भी जानता है, फार्मर भी जानता है कि इंसान जो है वो क्या है, मैन मेक्स द टूल्स एंड गॉड मेक्स द हैंड्स। ठीक है, कि मैन जो है वो टूल्स बनाता है और बॉन्ड वर हैंड्स, और गॉड्स जो है, ये जो हकीकत है ना, वो कहता है ये तो हर फार्मर भी अंडरस्टैंड करता है। टूल्स वर मेड एंड बॉन्ड वर हैंड, एवरी फार्मर अंडरस्टैंड। ठीक है, हर फार्मर ये अंडरस्टैंड करता है कि मैन मेक्स द टूल एंड गॉड मेक्स द हैंड, और दिस रियलिटी इज माइस्टिक एंड विजनरी। ठीक है, ये वो रियलिटी है जो कि माइस्टिक है और विजनरी है। अब पीछे जो है इंसान की क्रिएशन की बात हुई है। ठीक है, वो पहली बात दुनिया की करता है कि दुनिया जो है वो कॉम्बिनेशन है किसका, जो एंड वो का। फिर वो क्लॉथिंग ऑफ अ सोल डिवाइन, यानी कि एक नए बच्चे की आमद की वो बात करता है कि एक बच्चा जो है वो रैप होके आता है जब इस दुनिया में, तो वो इमोशंस के साथ आता है, ग्रीफ और वाइन्स के साथ आता है, खुशी और गमी के साथ आता है, यानी कि उसके अंदर दोनों तरह के इमोशंस होते हैं, हैप्पी एंड सैड। और बेब जो होता है, एक बेबी जो होता है, वो मोर देन स्वेंडलिंग बैंड थ्रू ऑल, वो जो है एक स्वेंडलिंग बैंड की तरह आता है, यानी कि वो ह्यूमन मतलब इस तरह से स्वेंडलिंग बैंड, उसको क्या कहा जा रहा है, वही उसके बैंड्स बेसिकली, उसको जिस तरीके से कपड़े में लपेटा हुआ है, वो कहता है वो एक लिपटा हुआ सिक्योर्ड माहौल से दुनिया के अंदर आता है। और हर इंसान ये जानता है, टूल्स वर मेड एंड बॉर्न वर हैंड्स, के टूल्स जो हैं वो तो इंसान बनाता है, और बॉर्न वन हैंड्स, और हैंड्स जो है वो अल्लाह बनाता है। ठीक है, और हर फार्मर जो है वो ये अंडरस्टैंड करता है। उसके कहने का यहाँ पे मतलब है, हर बच्चा जो सोसाइटी के अंदर आता है ना, उसके अंदर टैलेंट होता है, इमोशंस होते हैं, स्किल्स होते हैं। ये वो इमोशंस होते हैं जो कि सोसाइटी को जरूरत होती है। ठीक है, तो बेबी जो है वो गिफ्टेड होता है विद सेवरल गिफ्ट ऑफ हार्ट, हैंड एंड माइंड। और वो क्लॉथ जिसके अंदर न्यू बेबी रैप हुआ होता है इन ह्यूमन लैंड वर्ल्ड, तो वो भी जो है उसके हाथ भी गॉड ने बनाया। ऑल दो टूल्स जो है इंसान बनाता है, लेकिन हैंड्स तो गॉड ने बनाया ना। तो देर इज अ माइस्टिक विजन बिहाइंड दैट, कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को किसी ना किसी काम के लिए भेजा होता है। हर इंसान जो है अपने उसके अंदर अल्लाह ताला ने कोई ना कोई क्रिएटिविटी रखी होती है, कोई ना कोई टैलेंट, हिडन टैलेंट होता है। तो वो जो हैंड्स है वो तो अल्लाह ताला ने बनाया ना, तो अल्लाह ताला ने हर इंसान को किसी ना किसी मकसद के लिए दुनिया में पैदा किया, वो बेमकसद यहाँ पे नहीं आया। इंसान बेशक अपने हाथ से कितनी ही चीजें क्रिएट कर ले, लेकिन उसको फिर भी बनाने वाली जात वो अल्लाह ताला की है, और उसने जरूर उस इंसान से कोई ना कोई काम करवाना होता है। और फिर वो इंसान जो है उन इमोशन से गुजारा जाता है, उन स्किल्स के थ्रू उसको आजमाया जाता है, उस टैलेंट के थ्रू उसको आजमाया जाता है, और उसको अल्लाह ताला इस्तेमाल करता है दुनिया में लाने के लिए। ठीक है, तो दुनिया में लाने के बाद, सॉरी, तो यहाँ पे फिर वो कहता है एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई बिकम्स बेब इन एटर्निटी। फिर वो यहाँ पे कहता है कि टीयर्स आर आउटकम्स ऑफ अनफुलफिल्ड डिजायर्स। ठीक है, एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई और बिकम्स अ बेब इन एटर्निटी। ठीक है, बिकम अ बेब्स इन एटर्निटी का मतलब है कि एवरी डिजायर हैज इट्स ओन इमेज। ठीक है, तो हर टीयर एवरी आई का, ठीक है, एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई, हर आंख का अपना ही टीयर है। ठीक है, हर आंख की अपनी ही डिजायर है, एवरी डिजायर हैज इट्स ओन इमेज, बिकम्स अ बेब इन एटर्निटी। ठीक है, और ये जो टीयर्स होते हैं ये आउटकम्स होते हैं ऑफ फुलफिल्ड डिजायर्स। ठीक है, ये जो टीयर्स होते हैं, बिकम्स अ बेब इन एटर्निटी, ठीक है, ये आउटकम है, ये उसके बेबी हैं इन एटर्निटी। किसके, वो जो हमारी इमेजिनेशन है। ठीक है, तो हमारी जो विशेस हैं एक्चुअली वो एक इमेज क्रिएट कर देती है हमारे माइंड में। तो एवरी डिजायर हैज इट्स ओन इमेज। तो बेब इन एटर्निटी यानी कि वो चीजें, वो ऐसी ख्वाहिशात जो हमारी कबूल नहीं होती या वो पूरी नहीं होती, तो वो क्या बन जाती है, बेब इन एटर्निटी, शायद वो हमारी इमेजिनेशन का हिस्सा बन जाती है। दिस इज कॉल्ड बाय फीमेल ब्राइड। और नॉर्मली ये जो ख्वाहिशात होती हैं इसकी दुनिया में कौन रहते हैं, फीमेल्स जो हैं वो उस इमेजिनेशन की दुनिया में रहती हैं, उस विशेस की दुनिया में रहती हैं, एंड रिटर्न्स टू इट्स ओन डिलाइट। और वो अपने अंदर ही जो है वो खोई रहती हैं। वो अब उन डिजायर्स की बात कर रहे हैं जिसके अंदर हम
खो जाते हैं उस माइंड की। अब पहले अल्लाह उसने क्या बात की, उसने कहा दुनिया जो है कॉम्बिनेशन है हैप्पीनेस एंड वो का। फिर उसने क्रिएशन ऑफ इंसान की बात की कि इंसान जो है ऑफ ह्यूमन बीइंग, उसकी वो बात करता है कि इंसान जब बनाया तो वो कॉम्बिनेशन है इमोशंस का, वो कॉम्बिनेशन है स्किल्स का, वो कॉम्बिनेशन है टैलेंट्स का। ठीक है, और अल्लाह ताला ने उससे जरूर कोई ना कोई काम लेना है क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको बनाया। बट हर अब वो उसके माइंड की बात करता है, वो कहता है हैंड्स अल्लाह ताला ने बनाए और टूल्स इंसान बनाता है। दिमाग जो अल्लाह ने बनाया है लेकिन इमेजेस इंसान क्रिएट करता है। तो वो कहता है अल्लाह ने जो हमारा दिमाग बनाया तो एवरी एवरी टेयर फ्रॉम एवरी आई, ठीक है, हर आई का अपना ही टेयर है, ठीक है, बिकम्स अ बेब इन एटर्निटी। वो उसकी इमेजिनेशन क्रिएट करता है, वो उसकी विशेस क्रिएट करता है। ये जो हमारे दिमाग में हमारी सोचें हैं वो हमें एक ऐसी दुनिया के अंदर ले जाती हैं जो कि फुल ऑफ विशेस एंड डिजायर्स है। और इसके अंदर कौन कॉट होता है सबसे पहले? फीमेल ब्राइड, ठीक है, इसके अंदर सबसे ज्यादा जो है वो फीमेल्स जो है वो कॉट हो जाती हैं एंड रिटर्न टू इट्स ओन डिलाइट, अपने ही डिलाइट में वो फिर रहना शुरू हो जाती हैं। And the beat, the bark, billow and roar are waves that beat on heaven's shore. ब्लीड कहते हैं शीप को, बाग कहते हैं डॉग की आवाज, ब्लीड बेटा शीप की आवाज को कहते हैं द ब्लीड द बाग, ठीक है, शीप की आवाज हो, डॉग की आवाज हो, या बेलो की ऑक्स की आवाज हो, रॉड लॉयन की आवाज हो, कौन सा है? ऑल्फैक्टरी इमेज आ गया भाई, ठीक है। आर वेव्स दैट बीट ऑन द शोर, ये वो वेव्स हैं जो कि शोर के ऊपर बीट करती हैं, मूव्स हेवन टू रेज, ठीक है। अब वो क्या कहता है कि एक तरफ तो पहले वो पीछे बात करता है ना कि भाई ये जो खवातीन है वो अब जो वो अपने ही डिलाइट के अंदर जो है वो रहना शुरू कर देती हैं, अपनी ही विशेस के अंदर रहना शुरू कर देती हैं। और फिर वो कहता है कि चाहे वो शीप का रोना हो या डॉग की बाग हो या ऑक्स का या रॉड लायन की रोर हो, ये वो वेव्स हैं जो कि हेवन को जो है रेज में कन्वर्ट कर देती हैं। द बेब दैट वीव्स द रोड बेनेथ, अब वो ह्यूमन की बात कर रहा है जो कि जुल्म करते हैं जानवरों के ऊपर, ठीक है। या फिर वो ये बात कर रहे हैं कि वो जो फीमेल्स हैं वो जो है वो ये सारी ख्वाहिशात जो होती हैं हमारी वो जस्ट ऐसे हैं जैसे कोई ब्लीट हो, कोई बाघ हो, कोई बैलो हो या रोर हो, जो कि हेवन को एक्चुअली डिस्टर्ब कर देती हैं, हेवन को रेज में ले आती हैं। और बेब जो है वो जो रोता है ऑन रॉड बेनेथ, वो कहता है रॉड बेनेथ, रॉड यहाँ पे मेल माल ट्रीटेड चाइल्ड को कहा जाता है, ठीक है। यानी कि रॉड बेनेथ, रॉड के क्यों कि वो जो डंडे की मार पे एक बच्चे के ऊपर जुल्म किया जाता है, यहाँ पे चाइल्ड अब्यूज की बात हो रही है कि एक बच्चा जो कि रॉड बेनेथ यानी कि सख्ती की वजह से रोता है, राइट्स रिवेंज एंड रिदम ऑफ डेथ, उसके क्या होता है वो भी रिएक्ट होती है वो इन रिवोल्ट एंड रिवेंज। उसका भी रिएक्शन किस में होता है? रिवोल्ट एंड रिवेंज में होता है, डेथ तक हो जाता है। बैगर रैग्स फ्लटरिंग इन एयर डस्ट टू रैग्स द हेवन टेयर, और वो जो बैगर के रैग्स होते हैं जो कि फ्लटर करते हैं एयर में, वो क्या करते हैं? डस्ट टू रैग्स द हेवन टेयर, वो हेवन को ग्रीफ में ले आते हैं। अब यहाँ पे इम्प्लाई हो रहा है आइडिया दैट द पुअर डिजर्व्स केयर एंड इफ मतलब ये जो बैग्स रैग्स फ्लटरिंग एयर, ठीक है, ये जो पुअर्स होते हैं ये डिजर्व करते हैं केयर को, ठीक है। डस्ट टू रैग्स, जब हम उनकी केयर नहीं करते तो दैट ब्रिंग्स हेवन टू ग्रीफ। द सोल्जर आर्म्ड विद स्वॉर्ड एंड गन पैल्सीड स्ट्राइक द समर सन, ठीक है। और जो सोल्जर आर्म्स होते हैं जो कि स्वॉर्ड और गन के साथ होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? ये अब यहाँ पे वो उस वही बात कर रहा है, देखें ये सारे वर्ल्ड पोस्ट वॉर सिनेरियो बयान कर रहा है कि ये कौन सी नेशनलिज्म है, ठीक है, ये कौन से सोल्जर्स हैं जो स्वॉर्ड और गन के साथ जंगों में लड़ने चले जाते हैं लेकिन उसका कोई मकसद नहीं होता, जस्ट ब्लडशेड्स एंड किलिंग्स होती हैं। तो उसकी वजह से क्या होती है? द पैल्सीड स्ट्राइक द समर सन, तो उसका क्या अजाब आता है? ये सब पैल्सीड स्ट्राइक्स द समर सन, वो कहते हैं इन वेन विदाउट गेन, ये सारी जंगें इन वेन है विदाउट गेन। तो वो कहते हैं कि बेस्ट एफर्ट्स जो हैं वो एफर्ट्स और प्रिपरेशन फेल व्हेन टारगेट्स आर ड्रीम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स,
लिख लें बेटा, बेस्ट एफर्ट्स एंड प्रिपरेशन फेल when targets are dreams and objectives. When targets are dreams and objectives, unattainable, unattainable, ठीक है। तो यहाँ पे वो कहता है ये इस तरह की जो एफर्ट्स हम करते हैं ना प्रिपरेशन, वो फेल हो जाती हैं जबकि वो the best efforts and preparation fail when targets are dreams and objectives. Unattainable. अच्छा, यहाँ पे ब्लेक बेटा हमें क्या बता रहा है? ब्लेक मीन्स टू अवॉइड रनिंग आफ्टर इल डिफाइंड, या इसको ऐसे लिख लें कि ब्लेक मीन्स टू अवॉइड रनिंग आफ्टर ड्रीम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, दोज आर अनअटेनेबल। ठीक है, हम ताकत दिखाने के लिए ड्रीम्स की खातिर जो है वो लड़ने झगड़ने को तैयार हो जाते हैं, बेसिकली वो यहाँ पे कह रहा है। तो वो कहता है पैल सीड स्ट्राइक द समर सन, वो कहता है ये इस तरह की जो हम कोशिशें करते हैं जो कि हमारी डिजायर्स के पीछे होती है, हमारी विशेस के पीछे होती हैं, या अपनी पार को हम शो करने की कोशिश करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होती है, ये इन वेन विदाउट गेन है। अब यहाँ पे ये 2 लाइंस जो है वो पोस्ट वॉर सिनेरियो बयान कर रही हैं। उसके अलावा जो है वो वही थीम आ गई, पावर करप्ट्स अ मैन एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। ठीक है, तो पावर का जो इस्तेमाल है और वो जो गलत इस्तेमाल है वो उसके ऊपर यहाँ पे जो है वो कहता है इन वेन है, ये इन वेन विदाउट गेन है, कि हम जस्ट पावर को शो करने के लिए जो है दुनिया के अंदर डेथ एंड डिस्ट्रक्शन लेके आते हैं। द पुअर मैन फार्डिंग इज वर्थ मोर, ये आगे ना बेटा आप लोगों को इसकी समझ की। ठीक है, तो ये वो अनडिफाइंड हमारे अनअटेनेबल या अनडिफाइंड डिजायर्स हैं, विशेस हैं, या लस्ट फॉर पावर है, जिसकी वजह से दैट हैज नो गेन, दैट विल गिव अस पेन बट दैट विल गिव अस नो गेन। ठीक है, वी विल मतलब हम कभी भी ऑब्टेन नहीं कर सकेंगे इस तरह से कोई भी गेन, अगर तो हम पावर दिखाने के लिए या अथॉरिटी को जो है शो करने के लिए किसी को नीचा, किसी कौम को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। तो वो कौन सी नेशनलिज्म है, ये कौन सी पैट्रियोटिज्म है कि जो ना नेशन को बचा सकती है, ना मुल्क को बचा सकती है, ना ह्यूमैनिटी को बचा सकती है। द पुअर मैन, अब ये स्ट्राइक्स का समर सन, इसी ये उसी उसमें कह रहा है, समर सन यानी कि गेन, नो गेन है। ठीक है, द पुअर मैन फार्डिंग इज मच मोर देन ऑल गोल्ड ऑन एफ्रिक शो। वो कहता है एक पुअर इंसान को जो फार्डिंग दी जाती है, ठीक है, एक पुअर मैन जो है वो जो एक लिटिल हेल्प जो होती है फ्रॉम अ वीक, एक आम इंसान, एक छोटा इंसान, एक गरीब इंसान जो फ्रॉम अ पुअर, a little help from weak and poor is far greater value than the help offered by the might and wealthy. लिख लें, a little help from weak and poor is far greater value than help offered by might and wealthy. ठीक है, अब यहाँ पे वो क्या बात कर रहा है, वो कहता है एक पुअर मैन की जो फार्डिंग है वो मच मोर वैल्यू होती है उसकी, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, बजाय इसके कि हम क्या करें ऑफ ऑल द एफ्रिक शोर्स, यानी कि इतने महंगे मतलब वेल्दी और माइट की जो बजाय इसके कि वेल्दी और माइट जो है वो फार्डिंग दे, वो सदका करे, खैरात करे, एक पुअर की ज्यादा जो है वो वैल्यू होती है, क्योंकि उसके पास नहीं था फिर भी उसने दे दिया, तो वो जो है ज्यादा जो है इफेक्टिव होता है। अब यहाँ पे मतलब वो एक बात कर रहा है, वो कह रहा है कि एक छोटी सी नेकी भी जो होती है ना उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है,
एक जो वर्च्यू होती है, वर्च्यू हैज इट्स ओन स्ट्रेंथ, rather that is a too, मतलब if it is too little then it has its own strength. ठीक है, तो एक आम इंसान अगर एक छोटी सी नेकी भी करता है तो उसके जो वो मच मोर वैल्यू होती है उसकी, बजाय इसके कि एक सेंट जो है वो इस तरह की चीजें करे। यानी कि वो कह रहा है कि नेकी करना हर इंसान का फर्ज है। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि हमारे साथ कोई अच्छा कर दे। दूसरी चीज, हम मस्जिदें बनाने को तो तैयार हो जाते हैं, ठीक है, हम छोटे छोटे काम नहीं करते, हम 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते। मस्जिद तो सारों ने ही बनानी है जी, हमें अल्लाह पैसे देगा हम मस्जिद बनाएंगे, नमाज किसी ने नहीं पढ़नी। तो क्या होता है कि हम छोटी छोटी चीज, छोटे छोटे काम जो है ना वो करने को तैयार नहीं होते। हर किसी ने कहना मैंने पहाड़ उठाना, वो घर के जो छोटे छोटे काम होते हैं हम वो नहीं कर सकते। हम लाइफ के छोटे छोटे मैटर्स जो हैं उनको सॉल्व नहीं कर सकते। तो वो कहता है कि बजाय इसके कि आप बड़ी बड़े पहाड़ों को हटाएं, आप पहले जिंदगी के छोटे छोटे मैटर्स को सॉल्व करना सीखें। तो यहाँ पे वो पुअर मैन्स फार्थिंग यही बात कर रहा है कि जिंदगी के छोटे छोटे लम्हात, जिंदगी की छोटी छोटी नेकियां, उनको कलेक्ट करने की कोशिश करें, उनकी वर्च्यूज जो है उनमें आप हाथ डालने की कोशिश करें, बजाय इसके कि आपने बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल बनाना है, वो भी शौकत खानम के नाम से, तो आप छोटे छोटे वो बना दें। तो हम लोग क्या करते हैं, बड़े के चक्कर में हम छोटा काम भी नहीं करते। ठीक है, अल्लाह हम छोटे छोटे करेंगे तो अल्लाह हमसे बड़ा भी करवा लेगा इंशाल्लाह। तो वो कहते हैं कि एक लिटिल हेल्प होती है ना फ्रॉम वीक एंड पुअर इज फार ग्रेटर वैल्यू देन हेल्प ऑफर्ड बाय द माइट एंड वेल्थ। फिर वो कहते हैं देन ऑल गोल्डन सॉरी वन वन माइट रंग फ्रॉम द लेबर्स हैंड। और वो कहता है वन माइट कहते हैं एक कॉइन, एक कॉइन ऑफ ट्रिपल वैल्यू, एक ऐसा सिक्का माइट, ठीक है। वो कहता है कि एक ट्रिपल वैल्यू का जो सिक्का होता है ना, ट्रिपल वैल्यू मनी होता है, अर्न विद हार्ड ऑनेस्ट लेबर, जो कि रंग होता है फ्रॉम लेबरर्स हैंड। एक ऐसा सिक्का या एक ऐसा सिक्का जो कि बिल्कुल ही ट्रिपल वैल्यू का होता है, लेकिन वो इंसान ने हलाल तरीके से विद हार्ड ऑनेस्ट लेबर के साथ कमाया हुआ होता है। शेल बाय एंड सेल मिजर्स लैंड, तो वो जो है उस मेजरलैंड से कहीं, वो बाय एंड सेल मेजरलैंड यानी कि उसकी ज्यादा वैल्यू है देन वो मेजरलैंड से जो कि हम पैसे इकट्ठे कर करके बनाते हैं। ठीक है, जो कि हम हराम का कमा कमा के एक मेजरलैंड जो है वो बनाते हैं, वो उससे कहीं बेहतर है कि वो हम थोड़ा खा लें लेकिन हलाल खा लें। वो हार्ड वर्क के साथ, वो फुल ऑफ ऑनेस्ट लेबर के साथ जो हमारा कमाया हुआ एक सिक्का जो होता है उसकी वैल्यू उस मेजरलैंड से बहुत ज्यादा होती है, उस गलत तरीके से कमाए हुए पैसे की, जमाशुदा पैसे से कहीं ज्यादा होती है। और इफ प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑन हाई डज दैट होल नेशन सेल एंड बाय। और अगर इसको जो है, इस चीज को हम, ये जो हार्ड ऑनेस्ट लेबर है, इसको हम ऑन करें, इसको हम हाई लेवल पे प्रमोट करें, डज दैट होल नेशन सेल एंड बाय, तो हम पूरी नेशन जो है वो सेल एंड बाय का मतलब है प्रोग्रेस कर सकती है। अगर हम हलाल तरीके को प्रमोट करना शुरू कर दें तो पूरी की पूरी नेशन जो है वो प्रोग्रेस करेगी। He who mocks the infant faith shall be mocked in age and death। ऐसा इंसान जो कि इनोसेंट, इन्फेंट फेथ कहते हैं हमारे इनोसेंट फेथ्स को, ठीक है, हमारी इन्फेंट फेथ्स क्या है, हमारे बिलीव्स हैं। ऐसा इंसान जो कि एक बच्चे के फेथ को या एक इनोसेंट इंसान के फेथ को डिस्ट्रॉय करता है, उसको, उसका मजाक उड़ाता है, ठीक है। और इन्फेंट फेथ इज बेसिकली द फेथ ऑन अल्लाह, द फेथ ऑन गॉड। और नॉर्मली रिलीजन का मजाक उड़ाया जाता है, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर तो रिलीजन का मजाक उड़ाया जाता है तो ऐसे इंसान को मॉक किया जाता है इन एज एंड डेथ, यानी कि आखिरत में उसको जो है वो मॉक किया जाएगा। He who shall teach the child to doubt, the rotting grave shall near get out। ऐसा इंसान जो कि एक छोटे से बच्चे के दिमाग में शक पैदा कर देता है, ठीक है, तो रोटिंग ग्रेव शैल नेवर गेट आउट, तो उसको ग्रेव भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। He who respect the infant faith, और ऐसा इंसान जो कि इन्फेंट के फेथ की रिस्पेक्ट करता है, ट्रम्प्स ओवर हेल्थ एंड डेथ,
तो वो जो है जीत जाएगा, यानी कि हेल एंड डेथ से वो बच जाएगा। द चाइल्ड टॉय एंड ओल्ड मैन रीजन आर फ्रूट्स ऑफ टू सीजन। और एक बच्चे का जो खिलौना होता है और ओल्ड मैन रीजन होती हैं, वो फ्रूट्स हैं टू रीजन के, यानी कि आज हम बच्चे हैं, कल हम बूढ़े होंगे। एक चाइल्ड का टॉय और एक ओल्ड मैन की रीजन एक्चुअली हमें जिंदगी की हकीकतें बताती हैं। एक तरफ हम इनोसेंट होते हैं तो दूसरी तरफ हम एक एक्सपीरियंस इंसान बनते हैं, ओल्ड मैन बनते हैं। तो वो कहता है ये फ्रूट्स हैं, यानी कि दो सीजन्स के। बच्चा है तो वो इनोसेंट ही रहेगा, और ओल्ड मैन है तो वो विद रीजंस एंड एक्सपीरियंस होगा। तो ये जो है हमें शो करता है, ये डिफरेंट मेंटालिटी एक बच्चे की और एक बूढ़े की शो करती है कि दुनिया के अंदर इस तरह के लोग बसते हैं, और एज के साथ साथ आपकी सीजन्स भी चेंज हो जाते हैं। द क्वेश्चनर हु सिट्स टू स्लाई शैल नेवर नो हाउ टू रिप्लाई। और वो ऐसा क्वेश्चनर जो कि बहस दर बहस की दुनिया में पड़ा होता है, हु से यहाँ पे ना ये स्लाई, इसको सिट्स टू स्लाई का मीनिंग लिख लें जनाब। अच्छा, एक और चीज, आप फ्रूट्स ऑफ सीजन एंड टॉयज में लिखें कि इन बोथ स्टेजेस ह्यूमन माइंड इज वीक एंड फ्रेल। ठीक है, इन बोथ स्टेजेस ह्यूमन माइंड जो है वो वीक एंड फ्रेल होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन है ऐसा जो कि सिट्स लाइक पॉइंटलेसनेस ऑफ डाउटिंग, लिखे जी, पॉइंटलेसनेस ऑफ डाउटिंग फॉर द सेक ऑफ डाउट। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चनर की बात हो रही है जो कि सीखना नहीं चाहता। बाज लोग देखें वो समझना चाहते ही नहीं है, और वो क्वेश्चन दर क्वेश्चन क्यों करते हैं? वो इस वजह से करते हैं अगले बंदे को सिर्फ हम कंफ्यूज करते हैं, इसके पास क्या मेरी सारी बातों का जवाब है? ठीक है, तो वो उसकी वो बात करता है, वो कहता है क्वेश्चन जो कि सिट्स सो स्लाई। ठीक है, वो बहस दर बहस पॉइंटलेसनेस ऑफ डाउटिंग या पॉइंटलेस टॉक करता है, या पॉइंटलेस एक मैनर में वो बात करता है, वो बात समझने की कोशिश नहीं करता। शैल नेवर नो हाउ टू रिप्लाई, वो कभी भी जो है वो रिप्लाई नहीं कर सकता। रीजन, वो आंसर क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज एक अच्छा आंसर देने के लिए, आपको एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए आपको एक गुड लिसनर भी बनना पड़ता है। बाज लोग लिसन नहीं करते, बाज लोग जब हम उनसे बात करते हैं तो वो अपनी बात शुरू कर देते हैं। So to be a good speaker, you should be at first you have to be a good listener. If you are not a good listener, you have never listened to anybody with sly questions, or you are the questioner and not the listener, then you can never ever gain the wisdom. ठीक है, और अगर आपके अंदर विजडम नहीं आएगी तो आप किसी को भी कुछ नहीं बता सकोगे। तो आप कभी भी अच्छे जो है वो स्पीकर नहीं बन सकते अगर आप गुड लिसनर नहीं है। अगर आप क्वेश्चनर हैं और आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो मतलब बेकार किस्म के क्वेश्चंस होते हैं, तो फिर जो है आप कभी भी अच्छे स्पीकर नहीं बन सकते। ठीक है, he who replies to the words of doubt doth put the light of knowledge out। और ऐसा इंसान जो हर चीज में हर वक्त क्रिटिसिज्म में पड़ा रहता है, शक व शुबात में पड़ा रहता है, तो ऐसा इंसान क्या था, पुट द लाइट ऑफ नॉलेज आउट, तो वो हमेशा लाइट ऑफ नॉलेज आउट कर देता है। यानी कि वो कभी भी लाइट ऑफ नॉलेज किसे यहाँ पे कहा जा रहा है, देखिए कैपिटल वर्ड्स के साथ उसने लिख दिया लाइट ऑफ नॉलेज। वाई लाइट ऑफ नॉलेज, ये बेसिकली अल इल्म है। ठीक है, हर इंसान जो कि दीन के मामले में डाउट करेगा वो जो है उस लाइट ऑफ अल इल्म से दूर हो जाएगा। ठीक है, हम जब अल्लाह ताला की तख्लीकात में जो है वो तावीलें करते हैं, अल्लाह ताला की क्रिएशंस के अंदर तक तावीलें करते हैं, तो फिर हमारा अल इल्म चला जाता है, अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हैं। लेकिन यहाँ पे वो कहता है कि ऐसा इंसान जो हर वक्त डाउट्स में पड़ा रहता है वो हमेशा लाइट ऑफ नॉलेज तक नहीं पहुंच सकता, वो राइट डायरेक्शन में कभी नहीं पहुंच सकता, जो हर हर बात पे शक में पड़ा रहता है। ठीक है, और शक जो है वो इंसान के अंदर तजस्सुस पैदा करता है, और तजस्सुस जो है वो इंसान को अंधेरों में ले जाता है। लेकिन तदब्बुर और तफक्कर जो है वो इंसान को, जिसे हम विजडम कहते हैं,
वहां तक ले जाता है। ठीक है, जब हम सोच और विचार करते हैं, तदब्बर और तफक्कर करते हैं, अपना सेल्फ एनालिसिस करते हैं, अल्लाह ताला की क्रिएशन से सीखते हैं, तो फिर तो हमें लाइट ऑफ नॉलेज या विजडम मिलती है। लेकिन अगर हम जो है तजस्सुस में पड़े रहते हैं, क्रिटिसिज्म में पड़े रहते हैं, हर वक्त हम डाउट्स की दुनिया में रहते हैं, तो फिर क्या होता है, दैट इज जस्ट लाइक कि हमने वो कहते हैं ना, दिन में अगर आपने काली ऐनक पहन ली है तो दिन तो आपको काला ही लगेगा ना। तो जो हमारा जो डाउट्स होते हैं ना, वो हमारे दिमाग के ऊपर ऐसे पर्दे डाल देता है। The strongest poison ever known came from Caesar L'Oreal Crown। और वो कहता है स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइजन जो है आज तक जो जाना जाता है वो कहाँ से आया है? ठीक है, वो सीजार लॉरियल क्राउन से आया। ठीक है, सीजार जो है वो लॉरियल कहते हैं एम्बलम ऑफ विक्ट्री। लिख लें जी, लॉरियल कहते हैं एम्बलम ऑफ विक्ट्री, ऑनर, वॉन एज फॉर अचीवमेंट इन अ फील्ड और एक्टिविटी। ठीक है, ये बेटा टाइटल होता है लॉरियल। ठीक है, तो लॉरियल क्राउन बेसिकली एम्बलम ऑफ विक्ट्री को कहा जा रहा है। और वो कहता है स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइजन जो जाना जाता है वो सीजार लॉरियल क्राउन से। सीजार जो है वो एक बहुत ही जालिम किस्म का बादशाह था, वाज द लीडर ऑफ मिलिट्री एम्पायर। अच्छा, ये जो है ना एंटी मिलिट्रियनिज्म कॉपलेट है, लिख लें, एंटी मिलिट्रियनिज्म कॉपलेट। ठीक है, वो कहता है कि ये जो है ना सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइजन जो जाना जाता है ना, वो ये है कि हम जो है मिलिट्री के पीछे भागते हैं, लीडरशिप के पीछे भागते हैं, हम अथॉरिटी के पीछे भागते हैं। तो ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन पॉइजन जो है वो जो जाना जाता है वो वही पॉइजन है जो कि सीजार लॉरियन क्राउन का है। यानी कि एक ऐसा मिलिट्री सीजार जो है लीडर था एक मिलिट्री एम्पायर का, और उसका जो क्राउन था एक्चुअली उसकी जो विक्ट्रीज थी, एक्चुअली वो विक्ट्रीज नहीं थी, वो तो जुल्म था, वो तो ब्लडशेड्स थे। ठीक है, तो ये एंटी वॉर पोइट था। तो नॉट कैन डिफॉर्म द ह्यूमन रेस लाइक टू आर्मर्स आयरन रेस। और फिर वो कहता है नॉट कैन डिफॉर्म द ह्यूमन रेस। वो कहता है कि ब्लेक अर्जेस पीपल टू डू हार्ड वर्क सो दैट ह्यूमन रेस में सर्वाइव। ठीक है, वो कहता है कि भाई अब नॉट कैन डिफॉर्म द ह्यूमन रेस लाइक टू आर्मर आयरन रेस। वो कहते हैं क्या ऐसे इसने डिफॉर्म नहीं कर दिया इस सीजार लॉरियल क्राउन ने इंसानों की रेस को, जो कि लाइक टू आर्मर ब्रेस आयरन ब्रेस तो लगता था। लेकिन क्या आपका ख्याल नहीं है कि भाई इसने इस स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइजन ने, इस सीजार लॉरियल क्राउन ने ह्यूमन रेस को क्या कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, टू पीसफुल आर्ट एंड शेल एंड वाई बो। फिर वो क्या कहता है, when gold and gems adorn the floor to peaceful art shall envy bow। जब इंसान जो है वो हाँ, when gold and gem adorn the floor, वो कहता है कि जब गोल्ड और जेम के पीछे हम फ्लो करते हैं, ठीक है, प्रोस्पेरिटी के पीछे जो है हम ये समझ लेते हैं कि अगर हमने प्रोस्पेरस फ्लो कहते हैं बेटा मेहनत को। ठीक है, व्हेन गोल्ड एंड जेम टू पीसफुल आर्ट शेल एनवाई बो। ठीक है, तो एनवाई बो यहाँ पे क्यों वो कह रहा है, वो कहता है कि भाई देखें, अगर तो इन प्रोस्पेरिटी, अगर हम ये प्रोस्पेरिटी को ये समझते हैं कि उसके अंदर अबंडेंस हो वेल्थ की, ठीक है, लाइफ ऑफ पीस हो, लग्जरी हो, तो फिर क्या होगा, लोग जो होंगे वो एक मतलब एनवाई की तरफ, यानी कि हसद और जेलसी और हेट्रेड उसमें ज्यादा होगा जब हम अपनी मेहनत किस लिए करेंगे, व्हेन गोल्ड एंड जेम एडोर द फ्लो। जब गोल्ड एंड जेम्स को हासिल करने के लिए हम सिर्फ मेहनत कर रहे होंगे। हम मेहनत क्यों करते हैं, हम स्टेटस हासिल करने के लिए मेहनत करते हैं। तो वो कहता है ये वो पीसफुल आर्ट्स हैं जो कि शेल एंड वाई वो। ठीक है, तो वो जो है ये वो पीसफुल आर्ट्स हैं जो कि एनवाई को झुका देंगे। एक्चुअली वो यहाँ पे कहता है कि गोल्ड और जेम्स जो हैं जब वो एडोर करेंगे अनथक मेहनत को, ठीक है, अगर प्रोस्पेरिटी जो है उसके अंदर अबंडेंट वेल्थ हो, ठीक है, और लाइफ ऑफ पीस हो, पैशन हो, अनरिस्ट्रेन्ड लव हो फॉर आर्टिफिशियल लाइफ ऑफ ऑस्टेनियस एंड ऑर्नामेंट्स, ठीक है, तो फिर जाके जो है ना ये
हम इस गोल्ड और जेम जो है वो जो है फ्लो तक ना हो, बल्कि क्या हो, एक इंसान की अनरिस्ट्रेन्ड जो है वो मेहनत होनी चाहिए, और वो सिर्फ जो है गोल्ड एंड जेम्स की ताबे नहीं होनी चाहिए। यानी कि वो कहने का उसका मतलब ये है कि गोल्ड एंड जेम्स ताबे नहीं होने चाहिए किसके, मतलब सॉरी, गोल्ड एंड जेम्स ही हासिल करने के लिए हमें मेहनत नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें एक ऐसी मेहनत करनी चाहिए जो कि सिर्फ गोल्ड एंड जेम्स के लिए ना हो, बल्कि होल ह्यूमैनिटी के लिए हो, ताकि हम जो है उस एनवाय जो है वो हेट्रेड जो है वो ह्यूमैनिटी से खत्म हो जाए। यानी कि जब हम पैसे के पीछे भागना छोड़ देंगे तो दुनिया के अंदर से हेट्रेड भी खत्म हो जाएगा। पीछे वो स्टेटस की बात करता है ना, पैसे की बात करता है, लॉरियल क्राउन की बात करता है, सेंस ऑफ अथॉरिटी की बात करता है। तो यहाँ पे भी वो क्या कहता है, वो कहता है लाइफ ऑफ पीस जो है या लग्जरी जो है, जो कि लोग एक पैशन ग्रीव कर लेते हैं और एक अनरिस्ट्रेन्ड लव है, जो कि एक आर्टिफिशियल लाइफ का है, वो कहता है, या ऑर्नामेंट्स का है, इससे कहीं ज्यादा अगर हम हार्डवर्क को